बहुलक बहुलक को कहा जाता है पॉलीमर। पॉलीमर जो कि बना होता है पॉली और मर्स से मिलकर बना होता है। पॉली और मर्स से मिलकर बना होता है। पॉली मीन्स होता है बहुत, मर्स मीन्स होता है इकाइयाँ। पॉली मीन्स बहुत, मर्स मतलब इकाइयाँ, जो बहुत सी एकलक इकाइयों से मिलकर बनता है वो क्या कहलाता है? बहुलक। सामान्य व सरल संरचना वाली कई एकलक इकाइयों के परस्पर संयुक्त होने से विशाल अणु बनता है, वो क्या कहलाता है? बहुलक। तो एक क्या होती है? एक एक सारी मिलकर क्या बनाती है? बहु। बहु बोली पोली, बोली पोली, पोली यानी अनेक, मर्स यानी इकाइयाँ, अनेक एकलक इकाइयाँ मिलकर बहुलक का निर्माण करती है। बहुलक बृहद अणु का द्रव्यमान होता है 10⁻³ to 10⁻7 माइक्रोन होता है, जो अति उच्च होता है। इसका द्रव्यमान अति उच्च 10⁻³ to 10⁻7 होता है। बहुलक जो है वो दो प्रकार के अपने देखें, मेनली दो प्रकार का है। ऐसे इनके बीच में अर्ध संश्लेषित भी आता है, परंतु मेनली दो प्रकार के हैं, प्राकृतिक और संश्लेषित, नेचुरल और सिंथेटिक। नेचुरल और सिंथेटिक। नेचुरल में जो आते हैं, जो प्रकृति की देन होते हैं। प्रकृति की देन कौन कौन से हैं? जैसे स्टार्च किससे प्राप्त होते हैं? पादपों से। सेल्यूलोज किससे प्राप्त होता है? पादपों से। प्रोटीन फलों इनसे प्राप्त होता है, तो प्रोटीन। प्राकृतिक रबड़, रेजिन, रेशम, ये सब प्रकृति की देन है, तो ये होते हैं प्राकृतिक बहुलक। स्टार्च, सेल्यूलोज, प्रोटीन, प्राकृतिक रबड़, रेजिन और रेशम। इसके बाद आता है अपने संश्लेषित बहुलक। संश्लेषित जो सिंथेटिक है, जो इसको कौन बनाता है? ह्यूमन बॉडी, यानी प्रयोगशाला में मानव द्वारा निर्मित या कृत्रिम विधियों द्वारा निर्मित जो बहुलक होते हैं वो कहलाते हैं संश्लेषित बहुलक। और ये कई जो है इनमें जो है वो एकलक इकाइयाँ जो है वो आपस में जुड़कर बनाती है। जैसे नायलॉन में जो है वो दो एकलक इकाइयों से मिलकर बनेगा, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एडिपिक अम्ल से। बेकेलाइट बनेगा फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड से। विभिन्न प्लास्टिक, कृत्रिम रबड़, इन सब की आगे एकलक इकाइयाँ आएगी। उनमें से पूछा जाता है टेफ्लॉन किसका किसका उपयोग पूछा जाता है। टेफ्लॉन का उपयोग कहाँ होता है? नायलॉन की एकलक इकाई क्या है? नायलॉन 6 की एकलक इकाई क्या है? जो कैप्रोलेक्टम के बहुलक से बनती है वो नायलॉन 6 होता है। कौन होता है? नायलॉन 6। जबकि नायलॉन 6 या नॉर्मल नायलॉन के तो वो बनता है हेक्सा मेथिलीन डाइएमीन और एडिपिक अम्ल से बनता है। इसके बाद बहुलकों का वर्गीकरण देखें स्रोत के आधार पर। सोर्स, बेस्ड ऑन सोर्स के आधार पर देखें तो 3 है, प्राकृतिक, संश्लेषित और अर्ध संश्लेषित। प्राकृतिक, संश्लेषित, अर्ध संश्लेषित। संगठन के आधार पर 2 है, समबहुलक और सहबहुलक। बहुलकों की संरचना के आधार पर हैं रेखीय, शाखित और क्रॉसबंधित। रेखीय, शाखित और क्रॉसबंधित। स्रोत के आधार पर 3 है, संगठन के आधार पर 2 है। संगठन 2 व्यक्तियों का, स्रोत 3 है, प्राकृतिक, संश्लेषित और अर्ध संश्लेषित। संगठन में समबहुलक और सहबहुलक। बहुलकों की संरचना के आधार पर लीनियर, ब्रांच्ड एंड क्रॉस बॉन्डेड, रेखीय, शाखित और क्रॉस बंधित होते हैं। इसके बाद देखें संश्लेषण के आधार पर और आणविक बलों के आधार पर। संश्लेषण के आधार पर 2 है, योगात्मक और क्या होते हैं? संघनन। कौन से होते हैं? योगात्मक और संघनन होते हैं। योगात्मक में योग होता है, संघनन में संघनन से बनेगा। उसके बाद है आणविक बलों के आधार पर वर्गीकरण, जो कि 4 प्रकार के हैं, प्रत्यास्थ है, रेसे, इलास्टिक, फाइबर, ताप सुगट्य, थर्मोप्लास्टिक और ताप दृढ़ थर्मो सेटिंग। भाई सेटिंग होती है वो मजबूत होती है, प्लास्टिक होता है जिसको गला पिला सकते हैं, तो सुगट्य। तो स्रोत के आधार पर 3 थे, प्राकृतिक, संश्लेषित और अर्ध संश्लेषित।
उसके बाद में जो थे वो बहुलकों के आधार पर 3 है, रेखीय, साखित और क्रॉस बंधित। संगठन के आधार पर 2 है, समबहुलक और सहबहुलक। संश्लेषण के आधार पर 2 है, योगात्मक और संघनन। आणविक बलों के आधार पर 4 है, प्रत्यास्थ है, रेसे है, ताप सुगठीय है और ताप दृढ़ बहुलक है। इसके बाद अपन वन बाय वन देखेंगे वापस। उद्गम या स्रोत के आधार पर क्लासिफिकेशन देखें तो 3 टाइप है। प्राकृतिक बहुलक जो प्रकृति में निर्मित होता है, क्या होता है, प्रकृति में निर्मित होता है, वो क्या होते हैं, प्राकृतिक बहुलक होता है। ये कोई नहीं पूछेगा प्राकृतिक बहुलक, परंतु इनके जो उदाहरण हैं वो जरूर पूछेंगे। प्राकृतिक रबड़ पूछा जाता है, रेजिन बहुत बार पूछा गया। देखो प्रोटीन अपन जानते हैं कि प्राकृतिक है। न्यूक्लिक एसिड जो बायोमोलिक्यूल में पढ़ते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, न्यूक्लिक एसिड, ये सब क्या है, जैव यानी जैविक, जैविक यानी जो प्रकृति से देन हुए हैं। तो प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल प्राकृतिक में प्राकृतिक नाम आ चुका है। कपास खेतों में उगते हैं तो प्रकृति की देन है। इनसे जो सिल्क वगैरह बनेंगे वो भी इन्हीं की देन है। ऊन प्रकृति की देन है जो पादपों, जीव जंतुओं से प्राप्त हो रहे हैं। रबड़ प्राकृतिक रबड़ या रबड़ जो पादप से प्राप्त किया था दूध से, आगे इसका रबड़ का देखेंगे। स्टार्च पादप का भोजन है। सेलुलोज पादपों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। ये रेजिन जो है वो बहुत बार पूछा जाता है क्योंकि अपन रेजिन कभी सुनते नहीं है, तो रेजिन इसके अंदर आएगा। तो एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए प्राकृतिक में, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, प्राकृतिक रबड़, कपास, सिल्क, रेजिन, ऊन, रबड़, स्टार्च और सेलुलोज। स्टार्च पादपों में संचित भोजन क्या कहलाता है, स्टार्च। जंतुओं में संचित भोजन क्या कहलाता है, ग्लाइकोजन। जंतुओं में संचित भोजन क्या कहलाता है, ग्लाइकोजन कहलाता है। इसके बाद आता अर्ध संश्लेषित बहुलक। ऐसा बहुलक अर्ध संश्लेषित मतलब आधा संश्लेषित है, यही कहने का मतलब यही है। तो ऐसे प्राकृतिक बहुलक जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया द्वारा परिवर्तित करके सुधारा जाता है। भाई जो प्रकृति से प्राप्त बहुलक है उनको क्या करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कराएंगे और उसको प्रकृति के द्वारा उसमें अभिक्रिया द्वारा परिवर्तन करके उसको सुधारेंगे। तो ये होते हैं अर्ध संश्लेषित बहुलक। अब अर्ध संश्लेषित बहुलक के एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है। रेयोन कई बार एग्जाम में आएगा है, कई बार। रेजिन, रेयोन, इनमें दिक्कत आती है। और एक प्लास्टिक, ये ज़्यादा प्लास्टिक नहीं देकर पूछते हैं, पॉलीथीन। ठीक, तो अर्ध संश्लेषित बहुलक में आता है वल्कनीकृत रबड़। देखो प्राकृतिक रबड़ अलग है। प्राकृतिक रबड़ जो प्रकृति से प्राप्त हो रहा था वो रबड़ जो आइसोप्रीन का बहुलक था, परंतु वल्कनीकृत रबड़ जो है वो रबड़ को मुलायम बनाया जाता है। देखो प्रकृति से जो रबड़ प्राप्त हुआ था वो कठोर था और उसका उपयोग जो है वो अपन नहीं कर सकते, वो एक बैड क्वालिटी प्रोडक्ट है। तो रबड़ का आगे जब अपन वल्कनीकृत रबड़ देखेंगे तो उसके चार्ल्स गुडियर ने इसकी खोज की थी। वल्कनीकरण के लिए इसको नरम मुलायम बनाने के लिए इसमें सल्फर मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है, सल्फर मिलाया जाता है। तो वो होते हैं वल्कनीकृत रबड़। एक होती है घन कॉटन। क्या होती है, घन कॉटन। घन कॉटन जो है वो सेलुलोज नाइट्रेट की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सेलुलोज नाइट्रेट की घन कॉटन बनी होती है। तो सेल से याद रखो सेलुलोज नाइट्रेट, सेल से याद रखो सेलोफेन। क्या याद रखो, सेलोफेन। लेदर जो है वो चमड़े से बनता है, तो चमड़ा जो है वो ऐसा है नहीं जो सीधा उतार के चमड़ा जो है वो लेदर बना दिया ना, उसको क्या किया जाता है लेबोरेटरी में, जो वो उसको सुधार किया जाता है और फिर लेदर के जूते, लेदर के कोट, लेदर का जो है वो बेल्ट, पार्ट्स वगैरह सब बनते हैं। इसके बाद में सेलुलोज एसीटेट जिसको रेयोन कहा जाता है, सेलुलोज एसीटेट। देखो सेलुलोज नाइट्रेट, सेलुलोज एसीटेट, अपने को ये पता है सेलुलोज प्राकृतिक है, परंतु सेलुलोज के पीछे कोई भी नाम आ गया तो वो कैसा हो जाएगा, अर्ध संश्लेषित हो जाएगा। परंतु अपने को सेलुलोज नाइट्रेट और एसीटेट देंगे तो पहचान लेंगे, परंतु ध्यान ये रखना है रेयोन दे दे तो रेयोन नहीं सुना है तो रेयोन बनता है। सेलुलोज एसीटेट को ही क्या कहा जाता है, रेयोन। लेदर अपने को पता है जो है वो कृत्रिम में मत कर दें, लेदर प्राकृतिक बहुलक को सुधार करके बना है। कृत्रिम जो है दोनों ही अलग अलग इकाइयाँ होगी।
सेलोफेन, तो उदाहरण क्या है, वल्कनीकृत रबड़, घन कॉटन जिसको सेलुलोज नाइट्रेट कहते हैं। नाई जो है उसके पास में क्या रहती है, गन, और कहाँ रहती है, गन कोट में रहती है। उसके पास में गन कोट में, तो उसके बाद में अपने सेल फोन भी तो है, और उसका कोट कैसा है, लेदर का है। कोट कैसा है, लेदर का है। तो और रेयन सेलुलोज एसिटेट याद रखना है। इसके बाद में संश्लेषित बहुलक, अब जितने भी अपन पढ़ेंगे सब संश्लेषित बहुलक ही पढ़ेंगे, क्योंकि उनका एकलक इकाइयों से निर्माण है। कुछ एक देखेंगे जो प्राकृतिक रबड़ है उसकी पूछी जाती है एकलक इकाई, तो ऐसे एक दो वो देखेंगे, परंतु ज़्यादा मात्रा में अपने किसको देखेंगे, संश्लेषित बहुलक को देखेंगे। ऐसे बहुलक जिनको कहाँ बना सकते हैं, प्रयोगशाला में बनाया जाता है एकलक अणुओं द्वारा, वो क्या कहलाते हैं, संश्लेषित बहुलक कहलाते हैं। तो इसके एग्जाम्पल प्लास्टिक यानी पॉलीथीन जो आइसोप्रीन से बनेगी, संश्लेषित रेसे, केवल रेसे किसमें थे, आणविक बलों के आधार पर थे प्रकार में, और रेसे किससे, कपास के किसी के भी हो सकते थे। तो संश्लेषित रेसे इसमें आएंगे संश्लेषित बहुलक में, जबकि नॉर्मल रेसे प्राकृतिक रेसे भी होते हैं वो प्राकृतिक बहुलक में आते हैं। नायलॉन 6 पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीस्टाइरीन, पीवीसी, पोरलोन, टेफ्लॉन, जिसके आगे पोली लगी, पोलीन बोली, जिसके आगे पोली है, वो सब संश्लेषित बहुलक हैं 99.9%। और पॉलीस्टाइरीन, पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, पीवीसी का पूरा नाम है पॉलीवाइनिल क्लोराइड, नायलॉन 6 ओरलोन, ये सब आदि आदि आगे आगे डेक्रोन आएगा, टेरिलीन आएगा, बहुत कुछ आएंगे, टेबल आएगी। अब बात करते हैं आगे की। देखो संगठक इकाइयों के आधार पर देखें तो समबहुलक और क्या है, विषम बहुलक। समबहुलक और विषम यानी सहबहुलक, होमोपॉलीमर्स और हेटेरोपॉलीमर्स या कोपॉलीमर्स। तो समबहुलक है होमोपॉलीमर्स। होमोपॉलीमर्स में जो है होमोयंसम, सम यानी एक ही प्रकार, जो एक ही प्रकार की एकलक इकाई से बनते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, समबहुलक कहा जाता है। जैसे वाइनिल क्लोराइड की बात करें तो वाइनिल क्लोराइड होता है CH2CH, जो ग्रुप होता है वो वाइनिल ग्रुप होता है। दो कार्बन के बीच में जो एक डबल बॉन्ड है और एक सिंगल बॉन्ड के द्वारा कोई चीज़ जुड़ी होती है तो वो वाइनिल होती है। क्या होती है, वाइनिल होती है। और वाइनिल यहाँ पर Cl लग गया तो इसीलिए इसको कहा जाता है वाइनिल क्लोराइड कहा जाता है। जब वाइनिल क्लोराइड है तो इसका पॉलीमराइजेशन होगा यानी बहुलकीकरण होगा। तो बहुलकीकरण होगा तो ये वाइनिल क्लोराइड की बहुत सारी, N मतलब होता है यहाँ पर अनेक, N मतलब क्या होता है, अनेक होता है। तो ये अनेक वाइनिल क्लोराइड जुड़कर क्या बनाते हैं, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। और जब भी एकलक इकाई से बहुलक बनता है तो डबल बॉन्ड टूट जाता है। क्या हो जाता है, डबल बॉन्ड टूट जाता है। डबल बॉन्ड टूटकर किस में खुल जाता है, सिंगल बॉन्ड। पहले तो ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2 है तो डबल बॉन्ड है। अब ये डबल बॉन्ड टूटेगा तो बाहर, जब भी इस कोष्ठ के से बाहर बनता है CH2 और CH2, ये डबल बॉन्ड टूट कर क्या आ जाता है, इधर आ जाता है। तो वापस कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। एक सेकंड, ये है वाइनिल क्लोराइड, है वाइनिल क्लोराइड। अब अनेक वाइनिल क्लोराइड जुड़ेंगे और यहाँ पर पॉलीमराइजेशन होगा तो ये कार्बन की वैलेंसी होती है 4। अभी तो 2 ये रहे, 2 हाइड्रोजन हो गए, कितने, 4 हो गए। अब यहाँ पर CH2 तो रही है तो 2 हाइड्रोजन है तो एक बंद इधर है और एक बंद इधर है, सिंगल बॉन्ड है। तो ये क्या हो गई, 4 वैलेंसी। अब संयोजकता इसकी का, अब ये CH2 है तो 2 हाइड्रोजन है, एक ये है तो इसको भी इधर बाहर निकालना पड़ेगा। और N एकलक इकाइयाँ थी तो N जुड़ जाएगा। कार्बन की संयोजकता अब 4 मतलब पूरी होगी। तो तुम्हें वहाँ संरचना कोई नहीं पूछेगा, तुम्हें तो ये पूछेगा वाइनिल क्लोराइड कौन सा है, तो ये वाइनिल क्लोराइड है। मैं 11th-12th वालों को नहीं पढ़ाना। अब बात करते हैं, वाइनिल क्लोराइड हो गया, उसके बाद में बात की जाएगी
समबहुलक हो गया सहबहुलक। तो इसी प्रकार पॉलीथीन, पॉलीआइसोप्रोपीन, पॉलीस्टाइरीन इसके एग्जाम्पल है। विषम बहुलक जिसमें एक से अधिक प्रकार की क्या होती है, एकलक इकाइयाँ, जिसमें एक से अधिक प्रकार की क्या होती है, एकलक इकाइयों से बनता है, वो विषम या समबहुलक कहलाता है। कैसे? जैसे नायलॉन 6 की बात करूँ मैं, नायलॉन 6 नायलॉन 6 की बात करूँ तो ये बनती है हेक्सा मेथिलीन डाई एमीन और एडिपिक अम्ल। क्या दोनों एकलक इकाइयाँ सेम है? नहीं है। तो नहीं है तो ये जो होगी वो किस में आएगी? अरे किस में आएगी? सहबहुलक में आएगी, विषम में। जिनके आगे पोली लगा हुआ है ना वो समबहुलक है 99.9%। पॉलीथीन मतलब एथीन की एकलक इकाइयों से बना है। पॉलीआइसोप्रोपीन मतलब आइसोप्रीन की एकलक इकाइयों से बना है। पॉलीस्टाइरीन जैसे स्टाइरीन की एकलक इकाइयों से बना है। पॉलीवाइनिल क्लोराइड तो वाइनिल क्लोराइड की एकलक इकाइयों से बना है। बस चलो आगे सारे देख नहीं है एक एक करके, पहले बस थोड़ी सी थ्योरी देख लो। बहुलकों की संरचना के आधार पर कितने थे? रैखिक, साखित और क्रॉस बंधित। तो पहला कौन सा है? रैखिक। रैखिक में क्या होती है? इन बहुलकों में लंबी और कैसी होती है? रेखीय श्रृंखला होती है। इसका उदाहरण है, इसके एक तो ये चीज ध्यान रखना है, ये वाले रैखिक में क्या होता है? गलनांक, तनन सामर्थ्य, घनत्व क्या होते हैं? उच्च होते हैं। क्या होते हैं? उच्च। रैखिक में गलनांक यानी जिसमें गलता है, ठोस का द्रव में पिघलना, क्या कहलाता है? गलना। तनन सामर्थ्य उसको जो खींचने की जो सामर्थ्यता होती है, शक्ति, वो। घनत्व, स्थान कितना घेर रहा है, ये उच्च होते हैं इसके। इसके एग्जाम्पल है उच्च घनत्व पॉलीथीन, ये HDPE हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, उच्च घनत्व पॉलीथीन और पॉलीवाइनिल क्लोराइड रैखिक बहुलक के उदाहरण है। उच्च पॉलीथीन जो है घनत्व वाली, उसका निर्माण होता है जिगलर नाटा उत्प्रेरक की उपस्थिति में। और पूछा जाता है जिगलर नाटा उत्प्रेरक कौन सा है? ये उनको पूछा जाता है जो थोड़ा हाई लेवल के एग्जाम देते हैं। आर्मी वगैरह इनमें नहीं पूछा जाता है, जो बेसिक जिनमें जनरल साइंस है उसमें नहीं पूछा जाता है। तो जिगलर नाटा उत्प्रेरक होता है वो Al C2H53। पहले तो HDP नाम जरूर पूछ सकता है। तो HDPE यानी उच्च घनत्व की पॉलीथीन का निर्माण किससे होता है? भाई उच्च घनत्व की पॉलीथीन लाने का जिगरा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जिगरा। तो जिगरे से याद रख लो जिगलर नाटा उत्प्रेरक। और Al C2H53 प्लस TiCl4 की उपस्थिति में इसका निर्माण होता है। Al C2H53 प्लस TiCl4 क्या है? जिगलर नाटा है। आगे देखो शाखित बहुलक। इन बहुलकों में रेखीय श्रृंखलाओं में कुल शाखाएं, कुछ शाखाएं होती है। रेखीय श्रृंखलाओं में कुछ शाखाएं होती है। ये इस तरह से ये रेखित है, इस रेखित की ये क्या हो जाएगी? शाखाएं हो जाएगी। तो ये किस में आता है? शाखित में आता है। शाखित में उसमें उच्च घनत्व की पॉलीथीन थी तो इसमें निम्न घनत्व की क्या होगी? पॉलीथीन होगी। अगला है जाल क्रम, क्रॉस तीर। इसमें इस तरह से होता है ये जाल रूपी नेट। देखिए मछली पकड़ते हैं वो, या जो अपन खेलते हैं नेट बॉल वो वाली। तो इसमें क्या होता है? ये देखो जाल बहुत सारे हैं तो यानी इनमें क्या होते हैं? प्रबल सह संयोजक बंध होते हैं। क्या होते हैं? प्रबल सह संयोजक बंध। जैसे बेकेलाइट है, मेलामीन है, ये जाल तीर्यक बंधित है। ये जरूर पूछ सकता है कि भाई जाल तीर्यक बंधित में कौन से है, या इसमें से इसके लक्षण बताओ। तो दे देगा बेकेलाइट, किस किस से एक इकाइयाँ दे देगा। फिर कहेगा ये जो है वो जाल क्रम तीर्यक बंधित बहुलक है, तो ऐसे कथन दे सकता है। और कहेगा इनमें से सही है, तो देने में उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो रेखित में क्या थी? हाई डेंसिटी पॉलीथीन और पॉलीवाइनिल क्लोराइड था।
हाई डेंसिटी पॉलीथीन किससे बन रही थी? जिगलर नाटा उत्प्रेरक की उपस्थिति में बन रही थी। जिगलर नाटा उत्प्रेरक जो होता है वो AlC2S53 प्लस TiCl4 होता है। और उसके बाद में साकित है, जो साकित में लो डीपी यानी निम्न घनत्व की पॉलीथीन और जाल क्रम में होता है प्रबल सहसंयोजक बंध, और इसमें होगा कौन? बेकेलाइट और मेलामीन। बहुलकों के प्रकार के आधार पर देखें योगज बहुलक क्या है? योगज बहुलक। योगज में क्या होगा? योग होता जाएगा और योग से किसी चीज की क्या होती है? वृद्धि होती है, तो इसको कहा जाता है श्रृंखला वृद्धि बहुलक। क्या कहते हैं? श्रृंखला वृद्धि बहुलक। योगज बहुलक एकलक अणुओं के पुनरावृत्त योग से बनते हैं और एकलक इकाइयां इनकी कैसी होती है? संतृप्त होती है। एकलक इकाइयाँ कैसी होती है? असंतृप्त होती है। असंतृप्त जिसमें डबल बॉन्ड और कैसा होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। भाई डबल बॉन्ड होगा तभी तो वो डबल बॉन्ड टूटेगा और आपस में जुड़ के जो है वो दूसरे के साथ जुड़ेगा। तो एक्रिलोनाइट्राइल से पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, जिसको ओरलोन या क्या कहा जाता है? एक्रिलोन। एक्रिलोनाइट्राइल का सूत्र है CH2। ये याद रखने पड़ेंगे, कोई चारा नहीं है। बेसिक जिनके जनरल साइंस है उनको याद करने की जरूरत नहीं है, परंतु जो स्टैंडर्ड लेवल का एग्जाम देते हैं उनको याद करना पड़ेगा। CH2CHCN है, बस ये एक लेके याद होनी चाहिए, दूसरी तो अपने आप खुल रही है। तो एक्रिलोनाइट्राइल जिसको पॉली एक्रिलोनाइट्राइल या ओरलोन या एक्रिलोन कहा जाता है। अन्य उदाहरण टेफ्लॉन, PVC, ब्यूना एस, ब्यूना एन। ये ब्यूना एस और ब्यूना एन जो है वो रबर के प्रकार है। किसके हैं? रबड़ के, संश्लेषित रबरों के ही प्रकार है। संघनन बहुलक जो है वो होता है स्टेप वाइज ग्रोथ होती है, पद वृद्धि होती है, 1 by 1 स्टेप जुड़ता है इनमें। तो इनमें क्या होते हैं? क्रियात्मक समूह युक्त होती है। क्रियात्मक समूह युक्त होती है। किस युक्त? क्रियात्मक समूह। योगज में कोई क्रियात्मक समूह नहीं था। जब हाइड्रोकार्बन चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, फिनोल ग्रुप, एस्टर ग्रुप, ईथर ग्रुप, कीटोन ग्रुप, एनहाइड्राइड ग्रुप, एस्टर, ये सब जो ग्रुप होते हैं यदि उनमें से कोई भी इसमें आता है तो ये वो होता है संघनन बहुलक। क्या होती है? संघनन बहुलक होती है। इन बहुलक अभिक्रियाओं में लघु अणुओं जैसे जल, ROH, एल्कोहल, HCl आदि का निराकरण होता है। तो ये याद रखना, इसमें किनका निराकरण होता है? जल, एल्कोहल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या होता है? निराकरण होता है। पॉलीएमाइड यानी नाइलॉन 6,6 टेरिलीन डेक्रोन इसके उदाहरण है। टेरिलीन या डेक्रोन को कहा जाता है पॉलिस्टर। डन। ये क्या है? पॉलिस्टर, टेरिलीन, डेक्रोन वगैरह। अभी जब अपन टेबल में एंट्री मारेंगे तो सारे एग्जाम्पल तुम्हें क्या है समझ में आ जाएंगे। पहले ये देखना होगा कि बहुलक होता कैसे कैसे। अब जो है वो अन्य उदाहरण की बात करें तो ग्लिप्टल। क्या है? ग्लिप्टल। ग्लिप्टल किससे बनता है? क्वेश्चन यहाँ से टपका ये। ग्लिप्टल की एकलक इकाइयाँ कौन सी है? तो ग्लिप्टल क्या है? ग्लिप्टल तो ग्लिप्टल में देखो गैस है तो क्या हो गया? ग्लाइकोल यानी एथिलीन ग्लाइकोल। एल्कोहल समूह है, एथिलीन ग्लाइकोल। और किससे बनता है? थैलिक अम्ल से। किससे बनता है? थैलिक अम्ल। थैलिक अम्ल में ये तो होती है बेंजीन की संरचना। बेंजीन की संरचना में 2 थैलियां लटक रही है कार्बोक्सिलिक ग्रुप के रूप में, ये होती है थैलिक अम्ल। क्या है? थैलिक अम्ल है। इस थैलिक अम्ल के साथ में कौन जुड़ता है? एथिलीन ग्लाइकोल। 2 कार्बन देखो, 1 कार्बन है तो मेथ, 2 कार्बन है तो एथ, 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेंट, 6 कार्बन है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन, 10 है तो डेट। तो एथिलीन ग्लाइकोल, जब 2 OH समूह जुड़े हुए तो ग्लाइकोल होता है, वो होता है एथिलीन ग्लाइकोल। तो जो बेसिक एग्जाम वाले हैं वो ये याद रखेंगे कि ग्लिप्टल जो है कि एकलक इकाइयाँ कौन सी है? थैलिक अम्ल और ग्लाइकोल। थैलिक अम्ल और एथिलीन ग्लाइकोल से क्या बनेगा? ग्लिप्टल। आणविक बलों के आधार पर वर्गीकरण देखें तो प्रत्यास्थ बहुलक, रेसे और कौन आ रहे थे? ताप दृढ़ बहुलक और ताप सुगठीय बहुलक।
प्रत्यास्थ बहुलक में इसमें कैसे होते हैं दुर्बल आणविक बंध, कैसे होते हैं प्रत्यास्थ है, इलास्टिक में वीक बॉन्ड होते हैं। क्या होते हैं वीक बॉन्ड, ये आसानी से खींच सकते हैं, आसानी से तोड़ सकते हैं। तो दुर्बल बंध बहुलक होते हैं। इसके एग्जाम्पल कौन होंगे, ब्यूना एस और ब्यूना एन, नियोप्रीन। ये तीनों संश्लेषित जब रबड़ देखते हैं तो उसमें होते हैं ब्यूना एस भी होता है, ब्यूना एन भी होता है, नियोप्रीन भी होता है, स्टाइरीन भी होता है। ये होते हैं प्रत्यास्थ बहुलक। कौन से होते हैं, प्रत्यास्थ बहुलक होते हैं। इसके बाद रेस है। प्रत्यास्थ में दुर्बल आणविक बंध है और इसमें प्रबल अंतरा आणविक बल उच्च बंध होते हैं, इंटरमोलिकुलर बॉन्ड होते हैं। और उसमें वीक जो है वो इंटरमोलिकुलर बॉन्ड थे, यहाँ तो स्ट्रॉन्ग है और वहाँ पर वीक थे। रेसे क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग, तभी तो देखो नायलॉन, नायलॉन की जो रस्सियाँ बनती है वो कितनी मजबूत होती है, होती नहीं होती। बस पॉलिस्टर जिसको टेरिलीन भी कहा जाता है। नायलॉन 6 प्राकृतिक रेशे जैसे सूत, सेलुलोज, सिल्क, ऊन। सूत, सेलुलोज, सिल्क, ऊन ये भी किसमें आते हैं, रेशे में। सूत है, सेलुलोज है, सिल्क है, रेशे हैं, ऊन है। सूत, सेलुलोज, सिल्क, ऊन ये प्राकृतिक रेशे भी रेशे के उदाहरण होते हैं। अब आती है बात, ये पूछा जाता है थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक। सेटिंग है तो क्या है, मजबूत है, मतलब ताप दृढ़ है, एक बार बन गया तो वापस नहीं बनेगा, ये ध्यान रखना। एक बार बन गया, जैसे कि बिजली का स्विच देखा, ये बनते हैं बेकेलाइट से। किससे बनते हैं, बेकेलाइट से। क्या ये स्विच को तुम लोग गला पिघला कर वापस बना सकते हो, एक बार खराब हो गया तो क्या होता है नया ही लगवाते हैं। तो इन ये स्विच जो है वो क्या होते हैं नीचे गिरे तो क्या हो जाते हैं, बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं, ये ध्यान रखना। तो देखो इसमें ये त्रिविम जाल के रूप में होते हैं और बहुत सारे अनियमित क्रम में क्रॉस बंध उपस्थित होते हैं, जिससे पदार्थ अत्यंत क्या हो जाता है, कठोर। क्रॉस बंध के रूप में होते हैं तो पदार्थ क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है। और ये अक्रिस्टलीय और कैसे होते हैं, नीचे गिरने पर बिखर गए थे तो अक्रिस्टलीय और भंगुर होते हैं। बनते समय तो एक बार ये मुलायम अवस्था में आते हैं, परंतु जब हम पे अपने इच्छित शेप में डाल देते हैं तो उसके बाद आकृति अपरिवर्तनीय हो जाती है। जैसे प्लास्टिक की कुर्सी, इसको तो वापस देखा होगा रद्दी वाला खरीदता है, मतलब इसको वापस ले जाकर गला पिघला कर नया शेप बना सकते हैं। परंतु थाप दृढ़ जो एक बार सेटिंग हो गई उसकी, यानी मजबूत हो गया, तो उसको हम वापस नहीं कर सकते। तो इसमें यह ध्यान रख लेना कि अक्रिस्टलीय होता है, भंगुर होता है और इसमें क्रॉस जाल के रूप में है। एक बार बनाने के बाद में पुनः इसका उपयोग नहीं कर सकते। तो एक बार बन गया और वापस नहीं आ सकता तो वो क्या कहलाता है, अनुत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय यानी इररिवर्सिबल, अनुत्क्रमणीय यानी इररिवर्सिबल होता है, अनुत्क्रमणीय। डन। तो इसके एग्जाम्पल होंगे बेकेलाइट और मेलामाइन। क्या होंगे, बेकेलाइट, मेलामाइन और यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। क्या होगा, बेकेलाइट होगा, फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन होगा, यूरिया होगा और यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन और मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। देखो फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन सबके पीछे है क्योंकि इसका नाम ही रेजिन है। बेकेलाइट, यूरिया और मेलामाइन। बेकेलाइट लाइट, नाम क्या आ रहा है पीछे, लाइट। तो लाइट किससे जलती है, स्विच से। तो बिजली के स्विच किससे बनाए जाते हैं, बेकेलाइट से। खत्म बात। यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, ये यूरिया और एल्डिहाइड से बनती है। किससे बनती है, यूरिया और एल्डिहाइड से। बेकेलाइट जो है वो बनती है, ये देखो फिनोल, फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड। एल्डिहाइड होता है CHO, इसके आगे HCHO करते हैं, ये होता है फॉर्मेल्डिहाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड तो तीनों में है। डन। इसके बेकेलाइट में याद रखो बेंजीन के ऊपर OH समूह होते हैं, फिनोल होता है, ये बेंजीन होता है। बेंजीन पर OHN एल्कोहल समूह आते हैं, ये होता है फिनोल। तो बेकेलाइट में एक इकाई होती है फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड। यूरिया में यूरिया होगा। यूरिया जो है वो प्रथम कार्बनिक यौगिक है, जिसको किसने बनाया था, वोहलर ने बनाया था। किसने बनाया था, वोहलर ने। तो यूरिया और फॉर्मेल्डिहाइड। इसके बाद में मेलामीन में क्या है,
ये एकलक इकाई और क्या है फॉर्मेल्डिहाइड। तो मेलामाइन की एकलक इकाई नहीं पूछी जाती है। याद रखना मेलामाइन का उपयोग मैले कपड़े कब हो जाते हैं, जब अग्नि सामग्री अग्नि में क्या होते हैं काला धुआं होता है और काले धुएं से अपने कपड़े मेले हो जाते हैं। तो मेलामाइन का उपयोग जो है वो कहाँ किया जाता है, अग्नि सामक जो यंत्र है वहाँ अपन जो वर्दी पहन के जाते हैं उसमें किया जाता है। और मेलामाइन का उपयोग जो अपने क्रोकरी के बर्तन होते हैं वो भी तो मैले होते हैं, तो क्रोकरी के बर्तनों में भी किया जाता है। इसके बाद थर्मोसेटिंग प्लास्टिक रेजिनों में सहसंयोजक आबंध क्रॉस बनाते हैं, जैसे कांच। क्या है कांच। कांच में कौन सा है उदाहरण याद रखने हैं तुम्हें। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक रेजिनों में कैसे बंध होते हैं, सहसंयोजक आबंध क्रॉस बंध बनाते हैं, जैसे कांच। कांच में होता है द्विध्रुव आकर्षण बल। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में कौन सा बंध होता है, सहसंयोजक बंध। सेटिंग में सहसंयोजक बंध मजबूत बंध है, तो सेटिंग हो गई तो मजबूत हुई थी, दो जनों की साथ में हुई थी, तो याद रख लो सहसंयोजक बंध। अपने को याद रखना है, अपने को अदरवाइज नहीं जाना है। तो दो जने साथ है तो साथ है जो जुड़ेंगे तो होते हैं सहसंयोजक। और कब होते हैं, जब सेटिंग हो जाती है। तो कांच जो है द्विध्रुव ध्रुव नाम का लड़का था, उसको कहा दे ध्रुव घास दे मेरे को। तो इसमें बंध कौन सा होता है, द्विध्रुव। जैसे PMMA पोली मैथिल मैथ एक्रिलेट, ये इसको कहा जाता है प्लेक्सी ग्लास या ल्यूसाइड भी कहते हैं। ये पूछा जाता है एग्जाम्पल, प्लेक्सी ग्लास या ल्यूसाइड PMMA पॉलीमेथिल मैथ एक्रिलेट। नाम याद रखना पूरा, पॉलीमेथिल मैथ एक्रिलेट, जिसको प्लेक्सी ग्लास या क्या कहते हैं ल्यूसाइड भी कहते हैं। इसके बाद है थर्मोप्लास्टिक जो है वो प्लास्टिक को मैंने क्या कहा वापस बना सकते हैं। ये कैसा प्रक्रम होता है, वो अनुत्क्रमणीय प्रक्रम था। ये कैसा प्रक्रम होता है, उत्क्रमणीय होता है। और वो अक्रिस्टलीय था, ये कैसा होता है क्रिस्टलीय होता है। वो साकित श्रृंखला थी, ये रेखीय होती है और साकित भी होती है, परंतु रेखीय ज़्यादा। इसके बाद में पॉलीथीन, क्या है पॉलीथीन, इसके एग्जाम्पल है पॉलीवाइनिल क्लोराइड, बेकेलाइट, मेलामाइन, यूरिया, फॉर्मेल्डिहाइड, रेजिन के अलावा जो भी एग्जाम्पल है वो थर्मोप्लास्टिक के हैं। डन। ये देखो थर्मोप्लास्टिक, रेसे और प्रत्यास्थ में तो ये आए थे ब्यूना एस नियोप्रीन। एग्जाम्पल याद रखना, पहले चिक कर कहूँ, ब्यूना एस और नियोप्रीन किसमें है, प्रत्यास्थ में। थर्मोप्लास्टिक में PVC है, पॉलीथीन है, जो पी नाम वाले आगे आएंगे ना वो सब किसके हैं। इसमें देखो पी प्लास्टिक से याद रख लो P, उसके बाद PVC पॉलीथीन, PN पॉलीस्टाइरीन, और ब्यूना एस और नियोप्रीन इसके हैं ही। तो इसके ये तीन याद रख लो, बेकेलाइट, मेलामीन, यूरिया, फॉर्मेल्डिहाइड। रेसे के याद रखना, रेसे जो है वो नाइलॉन 6 और टेरिलीन, डेक्रोन या पॉलिस्टर जिसको कहते हैं वो ये है। ध्यान रखना कह दिया तो कह दिया। आणविक बलों को बढ़ते क्रम में लिखो, ये क्रम जरूर पूछे जाते हैं, दोनों याद रखना। आणविक बलों का घटता क्रम, ये देखो ये तो पहले होगी सेटिंग होते ही क्या लग गई रेस, यानी भाग गए, रेस में भाग लिया, रेस में लग गई तो उसके क्या लग गया प्लास्टर, क्या हो गया प्लास्टर, और प्लास्टर हो गई अब वो क्या हो गया प्रत्यास्थ मतलब उस खेल में क्या हो गया प्रत्यास्थ मतलब जा ही नहीं सकता, खेल ही नहीं सकता, हार गया, प्लास्टर हो गया, लग गई तो कैसे रेस करेगा। तो सेटिंग हुई यानी थर्मोसेटिंग,
किसमें भाग लिया? रेस में। तो रेस से क्या हो गया? रेसे। रेस किया तो भागा, लगी, लगी तो क्या हो गया? प्लास्टर। प्लास्टर से याद रखो थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक हुआ तो अब वो क्या हो गया? उस प्रत्यास्थ हो गया, तो क्या हो गया? प्रत्यास्थ। तो आणविक बलों का क्रम, सबसे ज्यादा आणविक बल किसमें होते हैं? थर्मोसेटिंग में। फिर किसमें होते हैं? रेसे में। रेसे में एग्जाम्पल कौन से थे? नाइलॉन 6, नाइलॉन 6 या टेरिलीन, या उसको कहा जाता है डेक्रोन, या उसको कहा जाता है पॉलिस्टर। और थर्मोसेटिंग में थे बेकेलाइट, यूरिया, फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन और मेलामिन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। इसके बाद में थर्मोप्लास्टिक। प्लास्टिक में पी है और जो पी से शुरू होंगे वो सब थर्मोप्लास्टिक होंगे। प्रत्यास्थ में 3 थे, ब्यूना एस, ब्यूना एन और नियोप्रीन थे। अब नाइलॉन 6 पोली, अब जो है वो ये याद है अपने को। अब तुम्हें कह देगा नाइलॉन 6 पॉलीस्टरीन और ब्यूना एस को किसके आधार पर जमाओ? आणविक बलों के आधार पर। याद करो नाइलॉन 6 क्या होता है? रेसा होता है। पॉलीस्टाइरीन पी से शुरू है, यानी प्लास्टिक है, थर्मोप्लास्टिक, और ये क्या है? प्रत्यास्थ है। तो पहले अपने रेसा था इनमें, फिर प्लास्टिक था और ये प्रत्यास्थ था। यदि बेकेलाइट और दे देता तो बेकेलाइट आगे आ जाता। तो इनके आधार पर ही जमाना है। पहले सेटिंग हुई, फिर रेस में भाग लिया, फिर प्लास्टर हुआ, फिर स्थिर हो गया प्रत्यास्थ। ये जो है वो बहुलकों के आणविक द्रव्यमान नहीं पढ़ने हैं, फर्स्ट ग्रेड वालों को पढ़ने, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड। संख्यात्मक औसत भार, भार औसत भार। संख्यात्मक को नंबर कहते हैं, भार को डब्ल्यू कहते हैं। इसके बाद में जो है वो फॉर्मूला याद रखेंगे, जो को फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड वाले भी फॉर्मूला ही याद रखेंगे। ये एम एन, एन दिख रहा है, एन ये नंबर के लिए, भार के लिए। तो निमी याद रख लो, निमी, नी मी, निमिनी, निमिनी, निमी नी, निमी ऊपर नी नीचे, निमिनी, निमी नी। ठीक। याद करने की विधि याद रखना है। इसकी 2 विधियां हैं, परासरण दाब मापन और क्वथनांक उन्नयन। परासरण दाब और क्वथनांक उन्नयन। परासरण दाब और क्वथनांक उन्नयन किसकी है? संख्या की है, निमी नी। याद रखोगे निमी नी, सूत्र पूछा जाता है। एम एन बार सिग्मा नी मी सिग्मा नी। और संख्या का विधि कौन सी? परासरण दाब और क्वथनांक उन्नयन। इसके बाद भार का, भार को एम डब्ल्यू बार से प्रदर्शित करेंगे। तो ये देखो यहाँ पर निमी का स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो गया? वहाँ निमी थी, यहाँ निमी मी का स्क्वायर हो गया। तो ऊपर स्क्वायर होगा तो एक मी नीचे भी आएगा, तो नीचे निमी आएगी, नीचे निमी आएगी, ऊपर निमी का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। इसकी विधियाँ कौन सी है? प्रकाश का प्रकीर्णन, द्रुत अपकेंद्रण और अवसादन। अवसादन गुणांक एस जो किसमें देखा था? 70s 80s 70s और 80s 50s और 30s से बनी थी। और वहाँ पर जो 80s बनी थी 60s और 40s से। श्वेतमार्ग नियतांक, अवसादन गुणांक, हरे ने की एक लगी यहाँ। तो देखो दोनों को देखना ध्यान से। ये है संख्या का, ये है भार का। संख्या में एम एन बार कौन आई थी? निमी, तो नी, निमी नी। यहाँ एम डब्ल्यू बार, ऊपर क्या होगा? निमी का स्क्वायर, नीचे कौन आएगी? निमी, और सिग्मा तो आएगा ही आएगा, कोई दिक्कत ना दिक्कत। इसकी कौन सी विधियाँ? 2, एक तो है परासरण, एक है क्वथनांक वाली। इसकी कौन सी है? प्रकाश का प्रकीर्णन, द्रुत अपकेंद्रण और अवसादन। खत्म होती है इन दोनों की कहानी। बहुपरिक्षेपण घातांक पूछा जाता है, मान होता है 1। कैसे? किसी बहुलक के भार, औसत भार और संख्या के औसत अनुभार का अनुपात क्या कहलाता है? भार और संख्या के अनुपात क्या कहलाता है? बहुपरिक्षेपण गुणांक यानी PDI कहलाता है। और PDI होता है, सूत्र याद रख लेना। और प्राकृतिक बहुलकों के लिए कितना होता है? 1 होता है।
पीडीआई होता है, पहले देखो ऊपर रहेगा तभी तो अपने को भार लगेगा। नीचे संख्या में इंसान कम होंगे तो ऊपर ही हमें क्या लगेगा, ऊपर ज़्यादा होगी तो हमें भार लगेगा। तो भार कहाँ आता है, ऊपर। भार जब ऊपर कोई चीज़ होती है तभी तो भार लगता है। और नीचे अपन यानी अपनी संख्या यानी mn, ऊपर mw। संख्या का याद रखोगे निमी नी, भार का याद रखोगे निमी का स्क्वायर बटा नी, निमी। कौन, निमी। उसकी दो विधियां, प्रसरण और क्वथन। इसकी तीन विधियां, परिक्षेपण, अवसादन और ध्रुव तप केंद्रण। डन। पर बहुप्रक्षेपण गुणांक, बहुपरिक्षेपण प्रकाश का प्रकीर्णन, ध्रुव और अवसादन हो गया। बहुप्रक्षेपण गुणांक जो है वो प्राकृतिक बहुलकों के लिए कितना होता है, 1 होता है। और ये एग्जाम में आरपीसी में आया था। संश्लेषित बहुलकों के लिए कितना होता है, 1 से अधिक। प्राकृतिक बहुलकों के लिए कितना, 1। ये कोष्टक में जो बंदे वो ध्यान रखना। भार और नंबर बराबर है, एक समान। प्राकृतिक में प्रकृति में सब एक समान है, यानी भार और नंबर बराबर है, एक समान यानी 1 होगा। और संश्लेषित में मानव बनाएगा तो ये क्या करेगा, मेरी कंपनी ऊपर 1 से अधिक। क्या हो गया, 1 से अधिक होते हैं। ये बहुप्रक्षेपी होते हैं और ये एकल प्रक्षेपी होते हैं। मोनोडायोस्फीयर भाई संश्लेषण करोगे तो बहुएं ज़्यादा आएगी, तो 1 से अधिक आएगी। तो 1 से अधिक को क्या कहते हैं, बहुप्रक्षेपण कहते हैं। और उसमें एक मान था तो क्या हो गया, एकल प्रक्षेपण हो गया। तो भाई अधिक होगा, 1 से अधिक होगा तो उनका भार अधिक होगा। अक्ल तो उनमें होगी नहीं, पता नहीं, पर भार तो अधिक होगा। तो इसमें क्या होगा, MW बार अधिक होगा। ये कुछ नहीं है, बस पूछेगा तो यहाँ पे मान रखना, सॉल्व करना है। ये बेसिक वालों में नहीं आएगा, जो जिनके है वो देख लेगा। सूत्र याद होना चाहिए और अपने आप निकल जाएंगे। अब शुरू होती है कहानी। बेसिक प्राकृतिक रबड़ देखेंगे, बाकी देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। इसमें शायद वो चीजें नहीं हैं। कुछ इसमें देरी से ज्वलनशील, देरी तो याद रखोगे टेरी, तो टेरीलीन होता है, वो इसमें चीजें लिखनी है। मैं आपको लिख के बताऊँ। पहले अपन देख लेते हैं प्राकृतिक रबड़। चलो, प्राकृतिक रबड़ का पेड़ कौन सा है, पहला सवाल यही है। पेड़ कौन सा है, हेविया ब्रेसिलियंसिस। पेड़ कौन सा है, हेविया ब्रेसिलियंसिस। हेविया ब्रेसिलियंसिस ये पेड़ है, इसके यहाँ तने में लगाया जाता है चीरा और आगे कटोरा मांडा जो है वो लगाया जाता है। तो ये चीरा लगाने पर यहाँ से जो दूध स्रावित होता है और दूध को कहा जाता है लेटेक्स यानी शीर, प्राप्त हो गया हेविया ब्रेसिलियंसिस। रबड़ के पेड़ के तने पर विशेष चीरा लगाते हैं जिससे शीर लेटेक्स प्राप्त होता है। ये रबड़ का जल में कोलोइडी विलयन कितना % होता है, 30 से 60%। कितना होता है, 30 से 60%। अब इसको अंदर डाला जाता है पानी। ये लगा दिया चीरा, ये पतीले में आ गया अपने लेटेक्स। ये 20 से 23% का गाढ़ा सॉल्यूशन था। अब मैंने भरा पानी का बाल्टा और इसमें अंदर डाला और ये घोल हो गया, रबड़ हो गया इसके अंदर 10 से 20%। अब इस 10 से 20% में मैंने डाला है 10% एसिटिक एसिड। क्या डाल दिया, एसिटिक एसिड, 10% एसिटिक एसिड डाल दिया। तो रबड़ के कोलोइड जो थे वो क्या हो गए, स्कंदित अवक्षेपित, वो कहाँ आ गए, तैर कर नीचे जम जाते हैं। डन। अब ये पतीले में या जो इसके अंदर डाला, जल डाला, तो 10 से 20% रबड़ हो गया। फिर इसके अंदर मैंने 10% एसिटिक एसिड डाला, यानी 0.1% नहीं लगाए तो 0.1 हो जाएगा। कैसे, 10% में 18% नीचे 100, 10 से 10 तो पॉइंट आ जाएगा 1.1 है या 10% है। इसके अंदर मैंने ये एसिटिक एसिड डाल दिया तो ये रबड़ जो थे वो कहाँ गया, नीचे, और ऊपर पानी पानी क्या रह गया, ऊपर। अब इस रबड़ को कहा जाता है क्रेप रबड़। क्या कहा जाता है, क्रेप रबड़। ये कम प्रत्यास्थ होता है और कम जल प्रतिकर्षी होता है। अब मैंने इसके अंदर क्या डाल दिया, सल्फर। क्या डाल दिया, सल्फर। ये देखो यहाँ पे, तो उस प्राकृतिक रबड़ के अंदर मैं क्या डाल दूँ, सल्फर।
गंधक के साथ सल्फर डाला, गंधक यानी सल्फर डाला। वल्कनीकरण प्राकृतिक रबड़ का देखो पादप कौन सा था, हेविया ब्रेसिलियंसिस। वल्कनीकरण किससे किया जाता है, सल्फर से। किसने किया था, चार्ल्स गुडियर ने। एसिटिक एसिड कितने % डाला था, 10% डाला था। ये चीजें याद रखनी है, संरचना कोई याद नहीं रखनी है। सल्फर डाला तो इसका क्या हो जाता है, रबड़ का वल्कनीकरण हो जाता है। अब देखो यहाँ पर प्राकृतिक रबड़ की बात करें। प्राकृतिक रबड़ जो होता है इसकी एकलक इकाई पूछी जाती है और उसकी कोड तोड़ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। प्राकृतिक रबड़ की एकलक इकाई कौन सी है, आइसोप्रीन। भाई आइसोप्रीन ना मिले तो आइसोप्रीन को नाम दिया जाता है, यहाँ से नंबरिंग करते हैं, ये IUPAC में नाम सीखा जाता है। फिलहाल अभी देख लो ऐसे ही 1 2 3 4 1 2 3 4। 2 पर कौन सा ग्रुप आ रहा है, मैथिल ग्रुप। तो 2 मैथिल और कितने कार्बन है इस श्रृंखला में, 4 कार्बन है। 4 को क्या कहा जाता है, ब्यूट, यही कहा जाता है। तो 2 तो मैथिल, 4 कार्बन हो गया तो ब्यूट। ब्यूट पर देखो 2 इन समूह आ रहे हैं, तो ये 2 इन समूह 1 पे आ रहा है और 3 के बाद, 1 के बाद और 3 के बाद आ रहा है। तो ब्यूट यानी 1 3 ब्यूटान। 2 हैं तो डाई, कितने हैं, इन, क्या है, इन, 2 डाई इन है। तो 2 को डाई कह दिया, इन समूह है तो डाई इन हो गया। 1 3 ब्यूटाडाइइन प्रतिस्थापी आगे आता है तो 2 मेथिल 1 3 ब्यूटाडाइइन क्या है, आइसोप्रीन है। क्या है, आइसोप्रीन। इससे क्या बनता है, प्राकृतिक रबड़ बनता है जिसको कहते हैं पॉली आइसोप्रीन। यदि पॉली आइसोप्रीन किस फॉर्म में है, यदि पॉली आइसोप्रीन सिस फॉर्म में है तो वो होता है प्राकृतिक रबड़, और विपक्ष ट्रांस फॉर्म में है तो इसको कहा जाता है गट्टा पच्चा। क्या कहा जाता है, गट्टा। सिस क्या, ट्रांस क्या, देखो यहाँ पर तो दोनों CH2 ग्रुप जो है वो एक ही तरफ है और यहाँ पर CH2 ग्रुप क्या है, विपरीत है। यदि एक ही तरफ होते हैं तो क्या होता है, सिस, दोनों तरफ होता है तो क्या होता है, ट्रांस होता है। तो इतना डिटेल में बेसिक वालों को नहीं जाना है, ये फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड वालों को जाना पड़ेगा। तो ये हो गया, वल्कनीकरण देख लिया। ताप याद रख लेना वल्कनीकरण का 373 से 415 केल्विन। 5% सल्फर युक्त वल्कनीकरण रबड़ का उपयोग टायर रबड़ बनाने में और 30% सल्फर का उपयोग किया जाता है बैटरी गैस। बैटरी का जो आवरण बनता है वो तो किससे बनता है, 30% रबड़ जो इसमें होता है उससे, जो क्रैम्प रबड़ था। और 5% सल्फर युक्त जो, सॉरी क्रैम्प रबड़ तो 2 था, उसमें क्या था, पादप में चीरा लगाया, लेटेक्स प्राप्त किया। लेटेक्स में ये कितना था, 30% ये रबड़ था। इसके अंदर पानी डाला तो ये रबड़ हो गया 10 से 20%। फिर इसके अंदर 10% एसिटिक एसिड डाला, नीचे जम गया था रबड़, जिसको क्रैम्प रबड़ कहा जाता था, वो कम प्रत्यास्थ था। फिर उसमें सल्फर डाला था, किसने डाला था, चार्ल्स गुडियर ने डाला था, जिसको रबड़ का क्या कहा जाता है, वल्कनीकरण। रबड़ का वल्कनीकरण यदि 5% रबड़ का वल्कनीकरण है तो उस रबड़ का तो उपयोग किया जाता है टायर रबड़ बनाने में, और 30% सल्फर का उपयोग किया जाता है बैटरी का जो आवरण होता है उसको बनाने में किया जाता है। महत्वपूर्ण संश्लेषित रबड़, ये जो है वो टेबल देखेंगे अपन कल, और कल ये यूनिट हो जाएगी कंप्लीट। डन। एक बार आज वाला रिपीट, क्विक रिवीजन, जमाजम। पॉलीमर अनेक इकाइयों से मिलकर बना होता है। इसका बृहद अणु क्या होता है, अति उच्च होता है 10⁻³ to 10⁻7। बहुलक 2 प्रकार के हैं, प्राकृतिक और संश्लेषित। प्राकृतिक में स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन, प्राकृतिक रबड़, रेजिन और रेशम। संश्लेषित बहुलक में नायलॉन, बेकेलाइट, विभिन्न प्लास्टिक, कृत्रिम रबड़। बहुलकों का वर्गीकरण पहले देखेंगे, स्रोत के आधार पर 3 है, प्राकृतिक, संश्लेषित, अर्ध संश्लेषित। संगठन के आधार पर कितने हैं, 2 है, सम और सह को विषम कहते हैं। बहुलकों की संरचना के आधार पर कितने हैं, 3, रैखिक है, शाखित है और क्रॉस बंधित है।
इसके बाद में संश्लेषण के आधार पर 2 है, योगात्मक और संघनन। आणविक बलों के आधार पर है 4, प्रत्यास्थ, रेसे, ताप सुगठीय और ताप दृढ़, थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक। आणविक बलों के आधार पर क्रम में पहले क्या की थी, सेटिंग, फिर क्या लगाई थी, रेस, यानी रेस से आए थे। रेस के बाद में थर्मोप्लास्टिक, प्लास्टिक में आएंगे पीपी वाले, फिर आएगा प्रत्यास्थ। प्रत्यास्थ के उदाहरण कौन से थे, ब्यूना एस, ब्यूना एन और नियोप्रीन। जबकि रेसे के उदाहरण थे नाइलॉन 6, नाइलॉन 6 और डेक्रोटेरिलीन, और जिसको पॉलिस्टर भी कहा जाता है। ताप, उसके बाद में थर्मोप्लास्टिक में जो पीपीपी से शुरू हो रहे थे वो थे। प्राकृतिक बहुलक में याद रखोगे प्राकृतिक रबड़ और रेजिन इसमें, और बाकी तुम्हें पता ही है प्रोटीन है, वसा है और स्टार्च है, ऊन है, कपास है, सेलुलोज है, ये सब इसमें होगा। अर्ध संश्लेषित में याद रखोगे वल्कनीकृत रबड़। गन में क्या थी, गन किसके पास थी, नाइक के पास थी, तो गन कॉटन किसको कहा जाता है, सेलुलोज नाइट्रेट को कहा जाता है। उसके बाद सेल फोन भी था, कहाँ पर था, लेदर के कोट में था। और रेज याद रखना, रेयोन, रेजिन तो याद रखोगे किसमें, रेजिन तो याद रखोगे प्राकृतिक में रेजिन, और रेयोन किसमें याद रखोगे, इसमें अर्ध संश्लेषित में सेलुलोज एसीटेट। और संश्लेषित बहुलक जो प्रयोगशाला में बनते हैं और कौन कौन से, ये पड़े उदाहरण सामने। इसके बाद में संगठन इकाइयों के आधार पर सम और विषम थे। सम में समान एकलग इकाइयाँ, विषम में अलग एकलग इकाइयाँ थी। जिसमें पोली पोली आएगा वो सम में, और पोली के अलावा जैसे नाइलॉन 6 है, डेक्रोन टेरिलीन वगैरह, ये किस में आएगा, विषम में आएगा। बहुलकों की संरचना के आधार पर थे रेखिक, साकित, क्रॉस बंधित। रेखिक कैसे होते हैं, दुर्बल बंध होते हैं, और इसमें क्या थे, उच्च घनत्व के थे। जिगलर नाटा उत्प्रेरक की सहायता से उच्च घनत्व की पॉलीथीन बनती है। गलनांक तनन सामर्थ्य घनत्व उच्च होते हैं। जिगलर नाटा AlC2H5 3 + TiCl4। जिगर कैसा होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। साकित में क्या थी, रेखीय श्रृंखलाएं, कुछ शाखाएं होती है। निम्न घनत्व की पॉलीथीन। क्रॉस बंधित में अनेक जाल जुड़े हुए होते हैं, तो प्रबल सह संयोजक बंध होता है, जैसे बेकेलाइट और मेलामाइन। योगज में वृद्धि हो रही थी। संघनन में क्या रही थी, क्रियात्मक समूह थे, और जल, एल्कोहल और HCl, जल, एल्कोहल और HCl का क्या हो रहा था, निराकरण हो रहा था। ग्लिप्टल किससे बनता है, थैलिक अम्ल और एथिलीन ग्लाइकोल से। प्रत्यास्थ देख लिया अपन ने, दुर्बल आणविक बंध होते हैं, रेशों में प्रबल होते हैं। थर्मोसेटिंग, सेटिंग हो गई एक बार, दृढ़ मजबूत। अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होता है, कैसा, अनुत्क्रमणीय, अक्रिस्टलीय और भंगुर होते हैं। और वो कैसे होते हैं, थर्मोप्लास्टिक, क्रिस्टलीय होते हैं, मुलायम होते हैं, बार बार उपयोग ले सकते हैं, यानी उत्क्रमणीय होते हैं। इसमें तो बेकेलाइट, मेलामाइन और यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड है, और उसके अंदर बाकी जो बचते हैं वो। कांच जो होता है वो भी इसी का उदाहरण है, प्लेक्सी ग्लास, जिसको कहा जाता है ल्यूसाइट, और ये होता है PMMA, पॉलीमेथिल मेथ एक्रिलेट। इसके बाद में ये देखे थे, क्रम देख लिया। संख्या के आधार पर निमी अपॉन नी, और उसमें निमी का स्क्वायर अपॉन नी। भार बटे में संख्या, प्राकृतिक के लिए 1 है, संश्लेषित में 1 से अधिक, ये देखे थे। प्राकृतिक रबड़ देख लिया, हेविया ब्रेसिलियंसिस पादप। वल्कनीकरण देख लिया, प्राकृतिक रबड़ देख लिया, आइसोप्रीन या 2-मेथिल-1,3-ब्यूटाडाइइन। बाकी कल इसकी टेबल देखेंगे, एकलगी इकाइयाँ सारी देखेंगे, कल गौर से देखना, एकलगी इकाइयों को याद रखना पड़ेगा। और कल कुछ देखेंगे, पहला रबड़ कौन सा था, फिर कौन सा आया, कृत्रिम रेशा कौन सा था, जो अज्वलनशील कौन सा है, देरी से जलता कौन है, और कल इस पार्ट को देंगे विदाई। तो 2 पार्ट में पार्ट कंप्लीट है, फर्स्ट एंड सेकंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत। जैसा कैसा वीडियो लग रहा है कमेंट करके बताएं, ताकि आगे आगे ऐसे वीडियो मिलते रहें आपको। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।